देखो यार, इकोनॉमिक्स प्री में ना 4 सब्जेक्ट बहुत जरूरी हैं। उनमें सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक्स का। सेकंड कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। थर्ड कंपोनेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर का। और फोर्थ कंपोनेंट है ज्योग्राफी एंड मैपिंग का। अगर रफली हम देखें, बिल्कुल रफ एस्टिमेट है, अराउंड 15, अराउंड 15, अराउंड 20, अराउंड 15। तो लगभग इतने क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 15, 30, 50 और 65 के करीब। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी आएगा, इन्वायरमेंट में भी आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो स्कीम्स है वो इकोनॉमिक्स में भी आ जाएंगी, या कोई ऐसी स्कीम होगी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो सब इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं 30, 35, उनके लिए ही हम मैक्सिमम एफर्ट लगाते रहते हैं। ठीक है। और अगर इसमें एक और स्टैटिक सब्जेक्ट ऐड करो, पॉलिटी, तो अराउंड 10 क्वेश्चन। तो लगभग 70 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से आते हैं। जितना मेरा पास्ट ईयर का एनालिसिस है, जो जो मैंने देखा है, तो लगभग 70 क्वेश्चन इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर इन 5 सब्जेक्ट का यहाँ से आते हैं। तो इसलिए हमने ये कंपोनेंट डील कर लिया है। नाउ वी आर एट हियर। ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा है, वो देखते हैं उसका क्या, जो वोटिंग का क्या स्टेटस रहता है। तो अकॉर्डिंगली विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम 2023 की बात करते हैं। आप इसमें 2 चीजें मिलेंगी आपको नोमेनक्लेचर में, जो जो भी मैंने एब्रिविएशंस लिखा है। एक तो ई लिखा होगा फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड एस लिखा होगा फॉर स्टैटिक, सी लिखा होगा फॉर करंट। ठीक है। तो ये 3 एब्रिविएशन आप लोगों को पता होने चाहिए बस। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। एक सेकंड, समन। यस सर। ओके, ठीक है। इनविट्स के बारे में आई होप सबको पता होगा क्या चीज होती है। ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी की हैबिट क्या है, टू वो करते हैं, मिक्स करते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, 2 सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली। वन इन इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज इन्वायरमेंट। बेस हमेशा स्टैटिक रहेगा और उसके ऊपर वो ऐड करते हैं करंट का फ्लेवर। तो जो ये वाला कंपोनेंट है, हो सकता है उस साल न्यूज में हो, 23 यानी कि 22 में ये न्यूज में रहा होगा कि जो इंटरेस्ट इनकम है जो इनविट से आती है, उस पे एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स होगा। अब ये पता कहाँ से चलेगा, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, या तो आपके सर्वे में कुछ ऐसा होगा या आपके बजट में कुछ ऐसा होगा, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इनविट्स। ये कंपोनेंट स्टैटिक है, साफ पूछ रखा है उन्होंने। जो सारफेसी एक्ट है उसकी बात चल रही है। ठीक है। ये सब में हम इस चीज को पढ़ते आए हैं, सारफेसी एक्ट को। तो ये स्टैटिक कंपोनेंट था, इनविट स्टैटिक कंपोनेंट था, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पशन ऑफ टैक्सेस एंड डिविडेंड। ये उन्होंने करंट अफेयर यहाँ से ऐड किया है। अब इसमें भी जो हमने अब तक देखा है, कि जैसे हमने परसों वो किया था, पिछले वाले सेशन में देखा था कि क्या क्या स्टैटिक कंपोनेंट से क्वेश्चन, वो क्या क्या थीम्स वो पूछते हैं। ठीक है। तो लाइकवाइज इसमें भी थीम्स ही हैं। और पहले मैं आपको लिखा ही देता हूँ। ठीक है। अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो 2-4 थीम्स मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, अगर आप उन्हें लिखना चाहें तो, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगी। और बस हम उसी चीज को स्टेब्लिश करेंगे इस पेपर, इस सेशन में, कि जो भी थीम्स हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। आई होप कि सबके पास पेन पेंसिल कुछ तो होगा, ऐसे रेंडमली नहीं बैठे होंगे लोग। ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है फिनेंशियल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट की फाइनेंस पॉलिसी है, और ये अपनी आरबीआई की या सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो। सेकंड कंपोनेंट है आरबीआई एंड इट्स कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट बैंक्स।
उसमें उनका मैनेजमेंट हो जाएगा, उनका जो उनके चेयरमैन हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ वो कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट है डेट एंड एसेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बजट भी आ जाएगा और जो गवर्नमेंट लोन लेती है, लोन देती है, वो सब कंपोनेंट। थर्ड नेक्स्ट कंपोनेंट है जो पीएसबी या जो भी प्राइवेट बैंक है उनके द्वारा बैंक लेड एक्सटेंशन एक्टिविटी। banks are helping any self help group, banks are helping farmers association, banks are helping कोई भी एमएसएमई, वो चीज। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड रिलेटिव इसके रिगार्डिंग ही एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। फिर है तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, फर्स्ट वन इज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का वेटेज घट रहा है लेकिन स्टिल अब भी कभी भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। कोई नहीं, जो भी बचा है वो इसको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन मैं अभी जो स्टेब्लिश करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, ये था शायद लास्ट। और ये जो अभी मैंने बोला है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सचेंज रेट, बीओपी, एफडीआई एंड एफआईआई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। उसमें गवर्नमेंट कैसे कर रही है, आरबीआई क्या कर रहा है। एक बॉडी बनाई थी जो आरबीआई की, 4+2 क्या था, 4+-2 को जो मैनेज करती है इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स को। एक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से प्राइवेट, सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसमें मेजरली सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस रहता है कि जो एमएसएमई है उनका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है इंडिया में, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे हो रहा है, लेबर लॉज कैसे हैं, वो चीजें। और लास्ट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके जो बेसिक डिमांड सप्लाई कर्व्स हैं वो, जो उसकी डेफिनेशन पार्ट होती है वो, कि गिफिन गुड्स क्या होते हैं, वेबलिन टैक्स, वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, दो चार टाइप के टैक्स होते हैं, वो क्या चीज होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अभी हम आ जाएगा वापस यार, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपोनेंट थे जो हम अभी स्टेब्लिश करेंगे अपने पेपर में, कि ये 12 कितने 13-14 थीम्स हैं, बस इन्हीं से क्वेश्चन घूमते रहते हैं पूरे इसमें। इससे ज्यादा थीम्स नहीं है, लेकिन हम इधर उधर की ज्यादा चीजें पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये वाली स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक। फर्स्ट कंपोनेंट था इनविट्स का। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली देखोगे तो ये टर्सरी सेक्टर है, या कहीं ना कहीं सेकेंडरी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लेकिन सर्विस की जो बात है वो टर्सरी सेक्टर का एक कंपोनेंट है। तो इतना दूर नहीं लेंगे इसको, हम करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मान के चलते हैं कि करंट में एक क्वेश्चन चल रहा होगा इनविट्स, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैज कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आरबीआई ये सेंट्रल बैंक, और यूएस का कोई फेड है वो सेंट्रल बैंक है, या यूके का जो बैंक है, यूके का जो सेंट्रल बैंक है वो उनका सेंट्रल बैंक है। अब यूएस, यूके, चाइना, जापान, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनके जब बैंक्स रेट्स के साथ कोई भी चेंज करते हैं तो उसका आउटकम इंडिया के ऊपर आता है कि नहीं आता है, और वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं पता होने चाहिए। तो ऐसे ही ये सिंपल क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक कुछ चेंज कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस। इसके अलावा कुछ इसमें कोई खास जादूगिरी नहीं है। सबको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक की लिमिटेशंस क्या है। सेंट्रल बैंक की लिमिटेशन दोनों चीजों में, फर्स्ट वन टू कंट्रोल या बूस्ट इकोनॉमी, एंड सेकंड वन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
अगर ज्यादा वो, आप सबको पता होगा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और लूज मॉनेटरी पॉलिसी या कुछ होता है, ज्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा तो इश्यू रहेगा, या ज्यादा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा तो अलग इश्यू रहेंगे। बस इतने ही कंपोनेंट बार बार सेंट्रल बैंक मैनेजमेंट में रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मार्केट वर्ड इन्वॉल्व है, इसीलिए बस। लेकिन केवल जेनरिक क्वेश्चन है कि कार्बन मार्केट है, उससे कुछ कुछ अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कार्बन मार्केट से रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर को चले जाएंगे, या प्राइवेट सेक्टर से स्टेट के पास चले जाएंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन मार्केट है, एक आदमी खरीदेगा दूसरा बेचेगा, तो रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन कहाँ होने वाला है। बस ये भी मैंने स्टैटिक में ले रखा है, ऐसा कुछ कुछ डायनामिसिटी थी नहीं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन आरबीआई है, क्योंकि मैंने बोला आरबीआई एक मेजर कंपोनेंट है। तो आरबीआई एंड उसके ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन सब के डेफिनेशन क्या होती है, अगर एक को चेंज कर रहे हैं दूसरे को चेंज कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। इनमें कोई खास आउटकम है नहीं, मतलब ये तीन इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन। तो आरबीआई से ही क्वेश्चन आता है, आरबीआई रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैपिटल मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, सबको पता होगा एक मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये चारों इंस्ट्रूमेंट आपको क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए। कॉल मनी मार्केट क्या होती है, ये कैपिटल का है या मनी मार्केट का है। ठीक है, या ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट क्या होती है। बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इन चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जी उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, इन चीज के बारे में हमें पता हो, और उनके डिफरेंसेस हमें पता हो कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है वो। तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको भी ऐसे ही लिखा मैंने। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, इसको इकोनॉमिक्स में देखा था, सॉरी इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी में हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, थीम बोली थी कि गवर्नमेंट के दो चीजों का हमें पता होना चाहिए, एक तो असेट और एक उनकी लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है, जो गवर्नमेंट पैसा को मार्केट से या लोगों से पिक करता है वो, और एसेट क्या होती है, जो एसेट बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हो सकता है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बस ये हमें पता होना चाहिए, दो चीजें, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। बस तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टेंजिबल क्या है और इंटेंजिबल क्या है। तो इसमें कोई इतना दिमाग लगाने का है कि करंट का है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको सिंपल चीज समझ आ रही है तो। एक शायद इकोनॉमिक्स में हम फ्लो एंड स्टॉक करके शायद एक टॉपिक आता है। ठीक है, तो वहां से ये आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट वन, फिनेंस कमीशन वाला, 5 साल में एक बार फिनेंस कमीशन बनता है, लेकिन 500 साल के लिए वो करंट अफेयर नहीं रह सकता है। और यूपीएससी के जो फिनेंस से फिनेंस कमीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके ही इन एंड अराउंड घूमते रहते हैं। कभी इनका वेटेज पूछ लेंगे, उनको क्रोनोलॉजी में लगा लेंगे, कभी कोई नया ऐड होगा, कोई सब्सट्रैक्ट होगा, उसको पूछ लेंगे। बस यूपीएससी स्टेट्स की तरह ऐसा नहीं है कि 16th फिनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन बना है, चेयरपर्सन कौन बना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो बाई एंड लार्ज। लेकिन वो स्टेटमेंट देकर जरूर पूछ सकते हैं कि ये 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है, इसके ये तीन रिकमेंडेशन है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या 1 2 जो भी, ये वाला आजकल ऐसे वाला सीन ये पूछ सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग ज्यादा चेंजेस यूपीएससी नहीं करती है। ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, इसको मैंने सी लिखा है, दैट इज करंट अफेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस। ठीक है, तो एज सच ये कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी या कुछ ऐसा होगा, मुझे भी नहीं पता है क्या है। तो वहां से ये क्वेश्चन आया है, तो शायद ये करंट है, बाकी आई एम नॉट श्योर। अब सस्टेनेबल दिख रहा है तो अफोर्डेबल कुछ कुछ होगा, रिन्यूएबल कुछ कुछ होगा, तो ये दो तो मुझे लग रहे हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वेरी स्टैटिक। पिछले कई साल से बात चल रही है कि एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो रही है। वो फाइनली चेंज हुई होगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो मैंने बताया आपको, जो अपना सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप पढ़ोगे तो 1948 से कुछ कुछ चल रहा है, ये पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी बना दी, और 1991 तक भी हमारा, या उसके बाद भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है वो शायद 16-17% ही होगा, या 22 कितने परसेंट है। अब तक वो नहीं बढ़ा है, उसके वजह से कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की एमएसएमई पे फोकस किया जाए। तो एमएसएमई के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कितनी एमएसएमई है, कितना वो एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना जॉब्स में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी आगे पूछ सकता है। ये तो नॉर्मल था, डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है। इसके रिलेटेड स्कीम्स होती हैं वो, जिसमें कुछ था कि रैपिड फास्ट लोन मिल जाएंगे, या वीमेन को, एस सी एस टी ओबीसी को वो जो रिलैक्स रेट पे जो लोन मिलते हैं, उनकी जो स्कीम्स है वो हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एमएसएमई का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जॉब्स में, और जॉब्स का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। इसलिए एमएसएमई एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगेन क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का है। जब आरबीआई की बात चल रही है, तो आरबीआई ने भी कुछ बोला था, हमें एक डिजिटल करेंसी की पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड एक डिजिटल करेंसी का आइडिया फ्लोट हुआ था। तो उसी डिजिटल करेंसी के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। स्विफ्ट सिस्टम सबको पता होगा, 2-4 साल पहले एक स्कैम भी हुआ था स्विफ्ट के रिगार्डिंग। तो ये स्विफ्ट का और डिजिटल करेंसी को मिक्स करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है। तो मैंने तो इसे करंट लिखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखोगे तो स्विफ्ट और डिजिटल करेंसी स्टैटिक साइड के ही है। टर्म बीटा रेफर्स टू, ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर है शायद। तो हो सकता है कि ये ऐसे एज सच नहीं पढ़ाते हो, लेकिन जैसे सर्किट ब्रेकर करके कुछ आता है, अगर आपको पता हो, जो हम शेयर मार्केट में यूज करते हैं, तो ऐसा ही कोई टर्म होगा बीटा। तो वहां से क्वेश्चन था। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी, जो नई नई टर्मिनोलॉजी यूज में है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी तक हम देखेंगे तो एक, दो, तीन, तीन चार क्वेश्चन स्टैटिक के हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन करंट के, बाकी क्वेश्चन स्टैटिक साइड से हैं। अगेन जो नेक्स्ट थीम है वो है बैंक एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, कुछ स्टेट बैंक उनके लिए हेल्प कर रहा है। जो रीजनल रूरल बैंक है, शेड्यूल बैंक, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो बस वही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक एक्सटेंशन एक्टिविटी की तरह काम कर रहा है बैंक्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैसे बैंक्स एक एक्सटेंशन एक्टिविटी में लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वो। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बैंक का ग्रुप का कंपोनेंट है। ऐसा ही नाबार्ड भी बहुत सारे काम करता है, और सिडबी भी कुछ कुछ करता है। तो जो आप जब बैंकिंग की क्लासिफिकेशन आप लोग कर रहे होंगे, तो बैंकिंग की क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें आती हैं। नाबार्ड क्या करता है, आईडीबीआई क्या करता है, एआईआईबी क्या करता है, जो भी ऐसे इंफ्रा वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। और उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब मृणाल कुछ कुछ पढ़ाते हैं, तो मृणाल एक जो पूरा एचआरडी का एक पूरा सेक्शन लेते हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री कंपोनेंट होता है, एक उसमें एक हेल्थ कंपोनेंट होता है, एक और कोई कंपोनेंट होता है, शायद एजुकेशन भी कंपोनेंट होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो एचआरडी रिलेटेड हैं, वही है कि सोशल सेक्टर में क्या होता है इंडिया के। तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री का, क्योंकि हमने सेकेंडरी सेक्टर में देख लिया है। उसके बाद हेल्थ का, इंडिया के क्या इंडिकेटर्स हैं, वो कैसे चल रहे हैं। और थर्ड वन इज एजुकेशन का, कितने परसेंट लिटरेसी है, क्या है, फीमेल मेल में क्या डिफरेंस है, वो चीजें। बस इससे ज्यादा नहीं घुसता है यूपीएससी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हेल्थ रिलेटेड, कि भाई हेल्थ केयर खराब चल रहा है, क्या है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच अपनानी है कि क्या नहीं अपनानी है। तो वो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। ठीक है। और स्विट्जरलैंड हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या इतनी छोटी कंट्री के पास लार्जेस्ट मिल सकता है क्या। ठीक है। और एक्सपोर्टर की बात करें तो हो सकता है वो एक्सपोर्टर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हो। ठीक है। तो ये प्योरली करंट लिखा है, क्योंकि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल ये थोड़े से क्रेजी हैं गोल्ड के लिए। तो हो सकता है लास्ट टाइम कुछ चल रहा हो, वहां से क्वेश्चन डिराइव हुआ हो। आई एम नॉट श्योर।
इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन स्टैटिक है अगेन, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो शशि थरूर बहुत बार बोल चुके हैं कि कैसे वो 1857 से या 1757 से कुछ 24% से 2.4 के परसेंट के आसपास पहुंचा है। तो यहाँ पे 3.2 है। यूपीएससी बहुत कम खेलता है नंबरों के साथ, 2.3 का 3.2 नहीं करेगा। हो सकता है 3.2 का 3.1 कर दे, 4 कर दे, ऐसे कर दे। तो इन एंड अराउंड इंडिया का लेस देन 5% आपको पता होना चाहिए बस। अब उसमें उसको प्रमोट कैसे करना है, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, वहां से बस। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट के फैक्ट्स क्या है इंडिया के, और ये इकोनॉमिक सर्वे में आता है शायद डायरेक्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के फैक्ट्स क्या हैं और इंपोर्ट के फैक्ट्स क्या हैं, और उनकी कंट्रीज क्या है, और क्या क्या हम कंपोनेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो। और उसके अलावा हम किस कंट्री से जो मैक्सिमम हमारे इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं, किस रीजन से, किस ब्लॉक से। कल को आ जाए कि नेटो के साथ हम ज्यादा करते हैं, या सॉरी एशियन के साथ ज्यादा करते हैं, या ईयू के साथ ज्यादा करते हैं, या जो एशियन है उनके साथ ज्यादा करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का G20 का। G20 इतना न्यूज में चल रहा था, तो वहां से क्वेश्चन लाजमी है बनना। लेकिन आपको केवल और केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि उसकी मीटिंग कहाँ हो रही है, क्या एजेंडा, आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए G20 का, कि उसमें कैसे मीटिंग्स होती हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, वहाँ क्या क्या होता है, कौन कौन वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने जाता है बस। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो तीन चार ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। G20 उनमें से एक है, एशियान उनमें से एक है, और जो हमारी साप्टा वाली थी वो। इन तीन का एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए बस। यहाँ से बार बार क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। तो ये था हमारा 2023 का। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना है तो यू कैन आस्क। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं 2022 पे। जिन थीम्स की हमने बात की है, उन्हीं थीम्स के इन एंड अराउंड क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ये अगर आपने 12-13 थीम पढ़ ली हैं, या इनको आप पढ़ लोगे, तो बस वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थीम क्या है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट 22 का पेपर है। तो और क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। याद होगा जब इंडिया का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो आईएमएफ ने हेल्प की थी। अब भी पूरा पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है, थोड़े दिन पहले श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही थी। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपको पता होना चाहिए, आईएमएफ आपको पता होना चाहिए। बाकी की दो एजेंसीज हैं, एडीबी, क्योंकि हो सकता है इंडिया का कोई इसका हेड बनाओ, चेयरमैन बनाओ, तो आपको इसका पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, इंडिया को कोई लोन दिया है कि नहीं दिया है। इसका कोई खास काम है नहीं, यूएनपीएफ यूएनईएफपीआई का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव का। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये शायद हर कोचिंग में, हर बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा। डिफरेंशिएशन इनका, क्या क्या काम करते हैं, कितना कितना लोन देते हैं, उसमें क्या वोटिंग वेटेज होता है, कैसे, कौन कौन उसका मेंबर है, कौन चेयरमैन बनता है, ये वाली चीज। ठीक है, कल को ऐसी क्वेश्चन बना के पूछ सकती है कि जो आईएमएफ का चेयरमैन है वो हमेशा डेवलप्ड वर्ल्ड से रहता है, तो आपको पता होनी चाहिए चीज कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। या वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन हमेशा डेवलपिंग वर्ल्ड से रहता है कि नहीं रहता है, ये चीज आपको सब पता होनी चाहिए। जो आप ऐसे सिंपल नहीं मिलेगा कि इनका हेडक्वार्टर यहाँ है, ये करते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, दो चीजें, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इन सब का आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ये जो नॉर्मल थीम्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कभी पैसे को क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज। तो आरबीआई और दूसरे वर्ल्ड की जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है वो। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सेप्शनल लिखा है, क्योंकि
पिछले कई साल से मैंने इस पे क्वेश्चन देखा नहीं था। ठीक है, जो अपना एक्सचेंज रेट पॉलिसी की बात करते हैं उस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है यूजुअली। ठीक है, लेकिन जब हम बीओपी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस चैप्टर में कहीं ना कहीं ये चीज कवर होती है। नीर क्या होता है, रीर क्या होता है, और इसमें अगर आपको नॉर्मल डेफिनेशंस पता है तो आप इस चीज को समझ जाओगे। तो ज्यादा उसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, कैसे, कौन कौन सी नीर की, हो सकता है कल को नीर की करेंसीज के बारे में भी यूपीएससी पूछ ले, लेकिन इतना नहीं पूछेगी किसका कितना वेटेज है। बस वो 5-6 करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई नीर में ज्यादा है, रीर में ज्यादा है, कौन से में ज्यादा बेनिफिट रहता है, वो चीज। अगेन बीओपी से क्वेश्चन है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, वहीं पे एक्सचेंज रेट की बात चलती है। G20 फिर न्यूज में था, वहीं से बात है, वहीं से क्वेश्चन होता है। इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाई G20 पेरिस क्लब। ठीक है, काम क्या है, लो इनकम कंट्रीज को डेट में लाने का या उनसे बचाने का, वही चीज। तो G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 साल से इम्पोर्टेंट था। इस साल है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन थोड़ा सा इसको जरूर देख लेना है। इंडिया में शायद लास्ट टाइम मीटिंग भी हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला था इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है और उसे टैकल कैसे करना, आरबीआई क्या कर सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, बस। तो इन्फ्लेशन के लिए बॉन्ड आ रहे हैं, इन्फ्लेशन को कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के मार्केट रेट पे क्या होती है, कुछ जो जीडीपी वाला कंसेप्ट है कि यार फिक्स रेट पे क्या होती है, मार्केट रेट पे क्या होती है, आज का पैसा कल, आज 100 रुपए है कल को 70 बन जाएंगे, डेटर को फायदा होगा या क्रेडिटर को फायदा होगा, बस वैसे क्वेश्चन ही आते हैं इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, पिछले 4 साल में तो नहीं आए। बाकी तो बहुत पुरानी बात तो मैं नहीं कहूंगा, हो सकता है अलग तरीके के क्वेश्चन भी बनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स। क्योंकि सर्विस सेक्टर की बात चल रही है, इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी है, तो हमें ई कॉमर्स का पता होना चाहिए। और पिछले कई साल से फुल फुल फ्लेजेडली बूम में है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, और ई कॉमर्स के लिए गाइडलाइंस भी आई थी। तो एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन था ही। ठीक है, तो मैंने भी करंट ही लिखा है, तो वहीं से क्वेश्चन ड्राइव होता है। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन देखोगे तो, रियल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी की मैंने बात की थी, सेकेंडरी में शायद रियल एस्टेट सेक्टर आता है, तो वहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, और ये रियल सेक्टर है ना कि रियल एस्टेट, इस चीज को ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, तो फार्मर्स हार्वेस्ट कर रहे हैं वो है, या फैब्रिक बन रहा है, कमर्शियल बैंक एक्टिविटी कर रहा है, या कॉर्पोरेट बॉडी ऐसे ऐसे जो पैसे को इधर उधर करके कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो। तो रियल सेक्टर की बात चल रही है कि कौन से वाला एक्चुअल में एक सेक्टर है इकोनॉमी का, वो। ठीक है, 1 2 3 के जो कंपोनेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनमें से एक्चुअल में कौन सा रियल सेक्टर में फॉल करता है, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स सबको पता होगा, एक सब्सिडी का कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट के बजट में। जब हम उन्हें देखें तो उसका एक फैंसी नाम ये है। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये भी होता है, और दूसरा क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को, या पेरेंट कंपनी अपनी चाइल्ड कंपनी को कुछ कुछ ट्रांसफर करती है, वो विद इन कंट्री या आउटसाइड। तो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, काफी पहले ना एक वोडाफोन का केस चलता था। ठीक है, और अभी भी एक कोई केस चल ही रहा है जो ऐसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स की बात थी। तो बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने स्टैटिक लिखा है क्योंकि ये वोडाफोन के बाद 2-3 कंपनी और थी, उनके रिगार्डिंग ये केस चला था, उसकी बात चल रही है। ठीक है, कल को ऐसे आ जाएगा कि एक वो होता है कि कंपनी ए और कंपनी बी और कंपनी सी है, तो कंपनी ए वाला बी में लगा के और बी वाला सी में लगा देता है, लेकिन फाइनल ओनरशिप ए वाले की है सी पे। तो बस वो दिखाता है जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन जैसा सा कोई कंपोनेंट है, वैसा। तो कल को ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। तो इसमें केवल आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होनी चाहिए किसी भी चीज की। उसमें ज्यादा जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसमें हमें नहीं घुसना है, और ना यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर मेड बाय
एनी ऑर्गेनाइजेशन, दो चीजें हमें पता है, एक एसेट होता है और एक लाइबिलिटी होता है। तो एसेट में, लाइबिलिटी में एक्सपेंडिचर भी लाइबिलिटी में ही आएगा। अब और या जो एसेट होगा वो डेली वाला है या लॉन्ग टर्म वाला है, उसके ऊपर भी एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो कहाँ से चीजें डिराइव होती हैं। तो बस दो चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले तो ऐसे शायद आता था, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एंटिटी का एक ये स्ट्रक्चर होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो ये खर्चे हैं, दो स्टेटमेंट है, ये किस में फॉल करते हैं। अगर आपको बजट समझ आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। नहीं तो बड़ा इशू होगा ये सिंपल चीजें समझने में भी, कि ये रेवेन्यू में फॉल करता है या कैपिटल में फॉल करता है, कैपिटल में भी ये एसेट है या ये लायबिलिटी है, ये चीज। बस ये चार पांच चीजें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बजट का पता होना चाहिए और बजट के हेड्स का पता होना चाहिए। और ऐसे ही बीओपी में भी हेड्स होते हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बस, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम रिपीटेड थीम है, गवर्नमेंट का डेट और उनका लायबिलिटी, डेट और लायबिलिटी और उनके एसेट्स, बस यहाँ से क्वेश्चन है। अगेन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस, कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी क्या होती है, ईसीबी बीओपी का एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने बताया कि वर्ल्ड के जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी पॉलिसी का इंडिया पर इम्पैक्ट, और उसको टैकल कैसे करना, उसमें आरबीआई का रोल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल। बस यही क्वेश्चन बार बार घूमते रहते हैं, रिपीटेड थीम है अगेन। ये वाला मैंने करंट में लिया है जान पूछ के, हो सकता है कि भाई उस साल ये न्यूज में हो या कुछ भी हो। बार बार हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, उनसे रिलेटेड कौन सी कौन उनको मैनेज करता है, ये वाला। तो इस वाले कंपोनेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसको मैंने करंट में लिखा है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कुछ भी करके एक मैनेज कर सकते हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो, मैंने बोला है कि आरबीआई और जो सबॉर्डिनेट बैंक्स हैं उनका मैनेजमेंट। बस यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है, या हर साल ही। आरबीआई तो, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो पे तो शायद उन्होंने 3 बार क्वेश्चन पूछा है पिछले कई सालों में। इसीलिए जो मैं बोलता हूँ, 10 years इज द की। ठीक है, 4 साल का एनालिसिस मैंने किया है, इसके बाद वाला एनालिसिस आप खुद कीजिए, यार कहाँ पे हमें एनर्जी लगानी है। क्योंकि 10 साल का एनालिसिस मैं करने लगूंगा तो कई घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। थीम स्टैटिक है क्या, कि आरबीआई कैसे सबऑर्डिनेट बैंक्स को मैनेज करती है, वो बस। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अगेन गवर्नमेंट का डेट और लाइबिलिटी या कुछ उनका एसेट्स। तो यहाँ से आता है। अब जैसे गवर्नमेंट का होता है, ऐसे ही किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। ठीक है, तो कोई बॉन्ड इशू करेगा या उसके कौन से कैश, पता नहीं कुछ कैश डिपॉजिट पेपर या ऐसे करके कुछ कुछ होते थे, कमर्शियल पेपर वगैरह। ठीक है, तो ये जो मनी मार्केट की जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे ही कैपिटल मार्केट की टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बॉन्ड की अब थोड़े दिन शायद शायद हर बार 365 में आता होगा बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डिटेल। तो बस उस बॉन्ड यील्ड को पढ़ लेना, कन्वर्टेबल बॉन्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बॉन्ड शेयर में बदलते हैं, शेयर बॉन्ड में बदलते हैं, वो चीज। ये करंट का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान था कि इंडिया किस किस का मेंबर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, एआईआईबी का। आपको याद होगा कि कैसे वो बना था बैंक और उसमें कौन हेड है। इतना ज्ञान आपको पता होना चाहिए। एससीओ, ये दोनों चीजें इकोनॉमिक्स से इनका कोई फंडा नहीं है। तो करंट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, कि एक चीज जो यूपीएससी करता है वो क्या करता है, एशियान पे फोकस करता है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा थोड़ा हमारा कंपटीशन रहता है। ठीक है, वियतनाम के साथ, थाईलैंड के साथ। और आप जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका बहुत स्ट्रांग है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। तो जो एक्सपोर्ट है उसको देखना है, और इम्पोर्ट है उसको भी देखना है इंडिया के, और स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया के। और सब जो अपना सार्क है उनके, उन नेशंस के, उनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, कितना एक्सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं।
वो क्वेश्चन यहाँ से है। तो इसको मैं बाउंसर मान के एक बार के लिए आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान उसको सोल्व करना रहता है। एक स्टेटमेंट काटोगे तो कई सारे कट जाएंगे ऑप्शन आपके, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो G20 और एशियन और सार्क, तीन इंपॉर्टेंट है। अगेन, इन्फ्लेशन मेंटेन करने में किसका रोल रहता है? सिंपल क्वेश्चन आप यूपीएससी ने पूछा है, प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, किसका इंपॉर्टेंट रोल है? तो बस, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये आपको पता होना चाहिए। फंजिबल क्या होते हैं, नॉन फंजिबल क्या होते हैं। क्रिप्टोग्राफी, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही थी उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसको ट्रेड किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, जो भी, ठीक है। तो अगेन अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो कोई भी ऐसी ऑनलाइन मार्केट कोई है वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी लेड जो इनपुट है वहां पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। शायद इस पेपर में इतने ही थे, 17। अच्छा, अभी और है पेपर टू का, सॉरी, सेक्टर टू जो अपना इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, वहां से क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कौन संभालता है, रिट्रेंचमेंट को, ले ऑफ को कौन संभालता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीआईपीपी, इसको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आईपीआर में भी इन्हीं का काम है, आईपीआर डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है। और मैन मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, तीन लेबर लॉज थे, उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आगे आएगा वो, क्योंकि वो न्यूज में चल रहे थे तो वहां से यूपीएससी चीजें पूछ लेती है। इंडिया के केस में स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। तो स्टैटिस्टिक्स कौन संभालता है, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये चीज हमें सीएसओ का सब पता होना चाहिए। बाकी लेबर ब्यूरो, यहाँ पे बस हमें पता होना चाहिए सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, वैसी चीजों का, ठीक है। तो ये इजी है, सिंपल स्टैटिक एस्पेक्ट से हम इसको डील कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन पेपर 22 का। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पढ़ना कितना है वो उस पर बाद में बात कर लेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, कि जो थीम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सर बहुत ओपन एंडेड हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या, वट एवर। अदरवाइज हम आगे चलते हैं यार। शुरू चले आगे। क्वेश्चन पेपर 21 का है, इसको देखते हैं यार, ठीक है। अगेन, बैंक बोर्ड ब्यूरो से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई क्या करती है? द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई की मैनेजमेंट क्या है, उनका क्या रोल रहता है? तो बैंक होना चाहिए। आज आजकल तो वो टसल वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टसल चल रहा है पिछले 10 साल 15 साल में, तो 10 साल से तो नहीं चल रहा है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बस आरबीआई और उसकी मैनेजमेंट और कैसे सबऑर्डिनेट बैंक्स को वो मैनेज करते हैं। अगेन, इकोनॉमिक रिसेशन में क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, इनकम रेट बढ़ाना चाहिए? तो सिंपल, रिसेशन और बूम दोनों का हमें पता होना चाहिए। जो कुछ था ना ऐसे साइकिल ऑफ इकोनॉमी, वैसे वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो सोल्व हो जाएगा। कैजुअल लेबर, थोड़ा सा करंट वाला मैंने इसको माना है, क्योंकि इन चीजों को एज सच हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज को ध्यान से देखोगे, अगर घुस घुस के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ऑल कैजुअल लेबर लिखा है, अच्छा यहाँ पे रेगुलर वर्किंग आवर लिखा है, ओवर टाइम पेमेंट सबको मिलेगा, फिजिबल है कि नहीं है, उन चीजों को देखोगे, ओनली थ्रू दिस वीक बैंक, तो ऐसी चीजें देखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट से देख के काट दोगे, लेकिन कुछ कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये हो जाएगा। और क्योंकि लेबर लॉज न्यूज में थे, गिग इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट के वजह से, या आपके सर्विस सेक्टर की वजह से, तो इसलिए ये लेबर लॉज न्यूज पे क्वेश्चन आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। गुड, एक मार्केट में जो जो मैंने बोला है कि
गुड्स और सर्विसेज वाला क्वेश्चन जो बात की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, कि एक इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ता है दूसरे का घटता है तो इस पे डिमांड सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इतना होना चाहिए बेसिक। ठीक है, कि डिमांड सप्लाई कर्व कैसे जनरेट होता है, कहाँ पे उसमें वेरिएशन आते हैं, क्यों वेरिएशन आते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं चलता है, ऐसे क्यों चलता है, वो चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो बहुत टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं उसको छोड़ के बस माइक्रो, आपको ऊपर ऊपर से सबकी जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कि ऐसा कोई कर्व बनता है, उस कर्व में वेरिएशन आता है, कहीं एक यील्ड पॉइंट आता है, फिर दूसरा पॉइंट आता है, वैसी चीजें। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर याद हो तो कोऑपरेटिव बैंक से यूपीएससी ना 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की मैनेजमेंट में ये चीज आती है। और इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंज किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज करने में, तो वहां से क्वेश्चन आया है। ये दो एक्ट, ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और जो आरबीआई का खुद का एक्ट है वो, बस उनके बारे में अगर आपको पता है, जितना भी कोचिंग में या बुक में कहीं पे भी लिखा होता है उतना ही, इससे ज्यादा डीपली हमें घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आरबीआई के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है सिंपल, बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे आरबीआई सबऑर्डिनेट बैंक्स को मैनेज करता है, और आरबीआई खुद कैसे, किस एक्ट के थ्रू मैनेज होता है वो, बस। इधर वाले में एफडीआई की बात की थी मैंने, बीओपी में बोला था आपको कि एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये हमें पता होना चाहिए, बस। वहीं से है, उसके भी अलग अलग हेड्स हैं बीओपी के। ठीक है, तो उन हेड्स में एक जगह एफडीआई एफआईआई आएगा, और फिर ये सारी चीजें आती रहेंगी, ये आपको पता होना चाहिए बस। जीडीआर क्या होता है, शायद कुछ एक यूरो, कुछ यूरो रिसिप्ट होती हैं, या कुछ ऐसे करके 2-3 रिसिप्ट और हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, वो सब बीओपी के कंपोनेंट्स हैं। अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट यील्ड, वहीं से क्वेश्चन है, इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजर्व बैंक का इम्पैक्ट पड़ेगा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड, उसकी यील्ड और उसका इंटरेस्ट, बस इतना ही क्वेश्चन है। डेट क्या होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, असेट्स क्या होते हैं, बस। अगेन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल स्टैटिक है। पैसा, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी तो किसको फायदा होगा, घटेगी तो किसको फायदा होगा, भाई ट्रेड बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन। ब्लैक मनी बहुत न्यूज में है, था, रहेगा हमेशा से ही, कि ब्लैक मनी कहाँ से आता है, उस पर पड़ता है, किसको इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज बस। कुछ नहीं, कहानी लिखी है बस, ध्यान से देखना है, सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता है, डाइवर्जन कैसे करता है, प्रोडक्टिव एसेट में कैसे करता है, डोनेशन कहाँ जाते हैं, बिल्कुल जो जेनरिक पढ़ने वाले बच्चे को पता होना चाहिए उतना ही है। मनी मल्टीप्लायर, अगेन आरबीआई और उसका मनी मैनेजमेंट, हम लोग सब पढ़ते हैं, M0 M1 M2 M3 ऐसे करके जो मनी होती है उससे। ठीक है, फिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे इससे सर्कुलेट, जो सर्कुलेशन, जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है, पैसे का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आरबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगेन सिंपल, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या चीज होगा, और यही वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, कि जो मैंने बताया था, इन्फ्लेशन को टैकल करने करना है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाए, फिजिकल स्टिमुलस दें, इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स भेज दें, हायर परचेजिंग पावर कराएं लोगों की, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो सिंपल बात है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, और उसको मैनेज कैसे करना है, और उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, आरबीआई का क्या रोल रहता है, और अगर देखना चाहो तो इंडिविजुअल का क्या रोल रहता है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट डेट, प्राइमरी मार्केट, नेगोशिएबल, आरबीआई क्या कर, सॉरी, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सीडीएसएल, अगर कोई इन्वेस्ट करता होगा तो उसे पता होगा कि सीडीएसएल क्या चीज होती है, ये, यानी कि अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स,
और शेयर मार्केट, वैसी चीजें हैं जहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। तो स्टैटिक है, इसमें कोई डायनामिसिटी नहीं है, वही फिक्स चीजें रहती हैं, उन्हीं को बार बार यूपीएससी अलग तरीके से घुमा के पूछता रहता है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसके कंपोनेंट पूछ लेगा, कभी इसका कंपोनेंट पूछ लेगा, बस। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका, आरबीआई अगेन आपको पता होना चाहिए, बस। ये था 2021। थीम्स वही है जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ इसमें बदलता नहीं है, बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो दैट्स इट। इसमें कुछ आगे कोई डाउट? चले आगे। 2020 की बात करते हैं, ठीक है। गोल्ड ट्रांचे, आईएमएफ, थोड़े दिन एक 2 साल के बाद क्या क्वेश्चन पूछा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। दो क्वेश्चन आईएमएफ के ही बैक टू बैक हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, और डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ से नहीं पूछ पूछ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी साल डब्ल्यूटीओ से ही पूछ सकते हैं। फिक्स क्वेश्चन है, क्या होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी देखोगे तो चारों चीजें जो मैं इतनी देर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक्स इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, एंड आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, कौन कौन स्टेप ले सकता है, गवर्नमेंट ले सकती है, आरबीआई ले सकता है, या अदर जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, मान लो G20 है, या वर्ल्ड बैंक, दूसरे बैंक्स वगैरह हैं, यूएस वगैरह के, यूएस फेड वगैरह, वो क्या बोलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यही क्वेश्चन है बस, कि भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेन ज्यादा बैंक खुलेंगे, फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगी, बस वही, उसको मैनेज कैसे करना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सिंपल है। अगेन जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मनी मल्टीप्लायर वाला, वैसा सही क्वेश्चन है कि भाई कोई 100 रुपए डाल रहा है बैंक में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बस, ठीक है। या किसी ने डीडी कर दिया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिंपल। एग्रीगेट मनी सप्लाई पे, तो जो मनी सप्लाई की हमने बात की थी, M1 M2 M0, वो वाला क्वेश्चन है, बस। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगेगा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही कर दोगे। एफडीआई, अगेन रिपीटेड थीम है। एफडीआई क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेट क्रिएट करती है, नहीं करती है, डेट सर्विसिंग में इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है, वही। इंटरनेशनल ट्रेड, जो मैंने आपको बीओपी बोला था, उसमें दो कंपोनेंट थे ना, एक मर्केंटाइल ट्रेड और एक सर्विस ट्रेड, तो बस वही है। इंपोर्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट, सर्विसेज क्या करते हैं, यही, ठीक है। एक्सपोर्ट के स्टेटिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। और अच्छी बात क्या होती है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के स्टेटिस्टिक्स ना ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस साल इंडिया पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कर रहा है और नेक्स्ट टाइम पेट्रोलियम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए बस आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया भाई सेकंड थर्ड फिफ्थ ऐसे लार्जेस्ट है, प्रोड्यूसर है या एक्सपोर्टर है, तो वो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा या सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो स्टेटिस्टिक्स में ज्यादा घुसने का नहीं है पॉइंट्स का, बस आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, इंडिया की रैंक ऐसे घट रही है या ऐसे बढ़ रही है, बस ये। क्योंकि पहले यूपीएससी से पूछता था कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, वो चीजें हो सकता है दोबारा भी 2-4 साल बाद पूछ ले। ये सिंपल है, वैक्स टैक्सेस ही हमने ज्योग्राफी में देखा था, क्रूड ऑयल का किसका रिलेटेड था। कल को आपको पूछ सकते हैं, मतलब यहाँ पे याद आई है, बुलियन को कैसे मेजर करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स को कहाँ पे बेचते हैं, कहाँ पे खरीदते हैं, यूरेनियम को कहाँ पे बेचा खरीदा जा सकता है, क्या इसका भी कोई ट्रेड एक्सचेंज है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि इम्पोर्ट चार ही टर्म्स दे रखी हैं और यहाँ से अपने ही ऑप्शन से क्वेश्चन बनाती है वो। नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, गवर्नमेंट की डेट एंड फाइनेंसिंग, ये हमें पता होनी चाहिए। ट्रेजरी बिल बार बार रिपीट होता है, तो ये चीज आप समझना। अब दूसरा, जब नॉन, उसके बाद मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट डेट तो देखना ही है, इंडिविजुअल के डेट पे भी देखना है आपको। इंडिविजुअल के डेट में कि उसका बेनिफिट हो रहा है और या उसका लॉस हो रहा है, अगर वो बैंक से लोन ले रहा है या कुछ खर्च कर रहा है, तो उस केस में बस। इंडिविजुअल और गवर्नमेंट डेट आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, कल को स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी बाई एंड लार्ज सेम ही रहेगा।
ट्रेम्स, ट्रिप्स और ट्रेम्स, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंडर है और हर क्लास में हर कोचिंग वाले या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे होगे सब में दे रखा होगा। आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, वो चीज क्वेश्चन। 1991 के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ पे नॉन फार्म जॉब बढ़ी है, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो एज सच मैंने इसको स्टैटिक लिखा है, लेकिन 2021 देखोगे तो ये 20 साल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही कोई 1993 से सॉरी 1994 से कोई काम हुआ होगा 2024 में आ सकता है, जैसे पीआरआई। तो वैसे वाली चीज देखना कोई, तो यहाँ से इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा। अगेन रिपीटेड थीम, सबऑर्डिनेट बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये सब उसी के पार्ट होते हैं, जो अपने सबऑर्डिनेट बैंक्स का स्ट्रक्चर है उसका। और आई होप कि आप लोगों को पता हो ये कि आरबीआई के अंडर कहाँ तक आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, फिर उसके बाद स्टेट्स का कंट्रोल आता है, और कहीं कहाँ कहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल आता है। ये चीजें, ये तीन चीजें अगर आपको क्लैरिटी है तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर से क्या होगा? बस इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, सिंपल जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसलिए स्टैटिक लिखा है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिया, जहां से क्वेश्चन आता है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, इंपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। सब बजट में आ जाते हैं, बजट आएगा फैब में तो उसमें सारे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किस चीज का है इंडिया, लार्जेस्ट इंपोर्टर किस चीज का है इंडिया, किस चीज से उनके जो बीओपी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस चीज के साथ, किस एजेंसी के, किस नेशन के साथ मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें। ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था सार्क नेशंस अगर है तो वहां से क्वेश्चन है कि लास्ट 5 साल में नेपाल साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ऐसा है कि नहीं है? अगर आपके सार्क के स्टैटिस्टिक्स आपको पता होंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन लास्ट डिकेड, पूरा इंक्रीज ही चाहिए हमें, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे नहीं होगा तो ये क्वेश्चन थीम गलत है। ये करते एक ऑप्शन बचेगा बस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म, किसी भी फॉर्म में हमेशा वही रहता है, उनका कोई डेट रहता है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? दो चीज, अगेन वही डेट और उनके, एक तो डेट रहेगा या लायबिलिटी रहेगा और उनकी अर्निंग्स या एसेट्स रहेंगे। ये चीजें आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कवरेज रेशियो क्या होता है? 100 रुपए कमाए हैं तो 200 रुपए का लोन ले रखा था तो उसको कवरेज रेशियो कितना हुआ, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बस। G20, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा था, G20 के मेंबर्स कौन है बस। केसीसी, क्योंकि मैंने बोला है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर हम तीन जगह पढ़ते हैं, मान लो इन्वायरमेंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, भाई ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और यहाँ पे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो हमें पता होनी चाहिए, और उसके जो बैंक के कंपोनेंट है वो, और उसी बैंक के कंपोनेंट में ये चीज आती है केसीसी। पैसे के बगैर तो एग्रीकल्चर भी नहीं होगी, तो केसीसी किस किस चीज को वो करता है, वो चीज है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई सिंपल मैंने बोला था आपको, इन्फ्लेशन, बस। इन्फ्लेशन अगर आपको पता है तो उसके रिगार्डिंग जो जो भी उसके कंपोनेंट है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई एक्सेट्रा, उसको आप सोल्व कर सकते हो। एमएसपी अगेन एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर एमएसपी, तो ये दोनों जगह हम देखते हैं इसको ज्योग्राफी में भी और यहाँ पे भी। सेम यही इंस्ट्रूमेंट्स रिपीट होते हैं बार बार। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, कॉल मनी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बस उसके इंस्ट्रूमेंट्स वही चीजें रिपीट हैं। तो ये एक सेशन केवल इसलिए है कि हम डरे ना, बस कि हमें पता होना चाहिए कि ये 20 थीम्स हैं, इन्हीं थीम से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमें ये क्लैरिटी है तो हम इन्हीं चीज को पढ़ते रहेंगे बस।
अब यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कोई इशू है, तो यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? बता दूंगा यार, वो शायद पीडीएफ शेयर कर देंगे 20 थीम्स वाला ना। जितना हम कर सकते हो तो कर ही रहे हैं यार। ठीक है। वो जो थीम्स लिखी होंगी उन सबको पीडीएफ, जैसे हमने ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट के केस में किया है, तो इसके केस में भी एक ऐसी पीडीएफ बना के ग्रुप पे शेयर कर देंगे। और किसी को कोई डाउट? तो एक बार चले। बेसिक सोर्स बता दीजिए, से कैसे पढ़ना है। जैसे कि हम जो इकोनॉमिक्स है वो श्री राम से फॉलो करते हैं, बट उसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पार्ट वो अपडेटेड नहीं रहता है, तो वो सिर्फ बजट या सर्वे से करते हैं। और एक हाँ और डाउट वो, है कि जो करंट, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। कि करंट तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ विजन की मैगजीन्स होती है वही पढ़ती हूँ करंट के लिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ते। जो डेली न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं उसी से, जैसे द हिंदू पढ़ते हैं, तो उसमें इतना स्पेसिफिक ध्यान से नहीं पढ़ती, तो मैं क्या करना चाहिए करंट के लिए। तभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे ना यार, कौन बोल रहा था शायद, नाम तो नहीं पता आपका। सर सरिता। ठीक है। हाँ सर, तो देखो, सिंपल क्या है कि अभी मैंने इसीलिए सी और एस लिखा है। दोबारा से वो पीडीएफ मैंने शेयर किया, दोबारा से चेक करना कि करंट का कितना वेटेज है। ठीक है। करंट का वेटेज इस इंस्ट्रूमेंट में इतना नहीं रहे हो। ठीक है। द मोमेंट आपको ये पता लगेगा कि हमें पहले बेसिक्स आने चाहिए, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 11 और 12 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम स्टैटिक सोर्स। तो उसके लिए आप श्री राम पढ़ रहे हो, मृणाल पढ़ रहे हो, कोई भी एक एक चीज सफिशियंट है। एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है आपको कि फिनेंशियल टाइम्स पढ़े हैं, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े, नहीं। दो दो तीन चीजों की ये बात है जो मैंने आपको बोला है कि स्टैटिस्टिक्स आपको एक्सपोर्ट के पता होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आपको इंपोर्ट के पता होने चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। बस इतने ही स्टैटिस्टिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, पिछले 4 साल में तो हमने देखा है। तो कोई एक, और जो जी सर। करंट अफेयर मैगजीन है, वन मैगजीन इज मोर देन सफिशियंट। और इस साल अगर ये हमारा जो सेशन है कंटिन्यू रहेंगे, तो आई मेक श्योर कि जो मिथ हमने करंट अफेयर के इन एंड अराउंड बिल्ड किया है सिविल सर्विस प्री बनाने, पास करने के लिए, उसको भी हम ब्रेक करेंगे। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे भी बंदे दिखा दूंगा जो एक भी मैगजीन पढ़ के नहीं जाते और उनका प्री क्लियर होता है। तो प्रीलिम्स इज मोर अबाउट स्टैटिक पार्ट प्लस योर अप्रोच टू क्वेश्चंस। बस अगर वो क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं और आपको स्टैटिक अच्छा आता है, तो आपका आसानी से प्रीलिम्स पास हो जाएगा। ठीक है सर, इसके सर और पीवाईक्यू सिर्फ इसी के देखे ना, 10 साल के, बाकी एग्जाम्स के नहीं देखने हैं ना, नहीं नहीं, सीएपीएफ कोई और जरूरत सीडीएस वगैरह। नहीं, नहीं है, सब माया है। इसके देख लो, वही बहुत है, ठीक ठीक इसको है। बस ध्यान से देख लो। हाँ। थैंक यू सर। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी, या फिर हम सेशन कंप्लीट करते हैं? हाँ यार बिल्कुल, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बजट जरूर पढ़ना चाहिए। बजट से कोई भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लॉन्च कर रही है, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड। सर जो प्रीलिम्स के लिए सर जो इंडिया ईयर बुक आती है सर, हमें वो भी पढ़नी चाहिए क्या? यार एज सच वो प्रीलिम्स के लिए नहीं आती इंडिया बुक। ठीक है। लेकिन अगर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट आते हैं जिनको यस आप सर। ध्यान से देख सकते हो, मान लो कि, लेकिन फिर वही है कि वो क्या रिडंडेंसी है। हम्म। अब जैसे क्वेश्चन हमारे इसमें आया था कि ये वाला कोई बॉडी, मान लो कल को स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स की बात आती है, कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, या जैसे जो अपना बजट बनाती है वो बॉडी किस
कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। यस सर। तो ऐसी चीजें अगर हम आउटराइटली कहीं नहीं पढ़ते हैं तो वैसी चीजें मिलती हैं हमें इंडिया एयर बुक में। ओके। ठीक है। एंड लास्ट 3-4 ईयर्स में ऐसा मैंने हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा देखा होगा। अभी तो दो दो सब्जेक्ट के तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है। हम्म। तीन के, बल्कि ज्योग्राफी के, इसके और इकोनॉमिक्स के। तो यस सर। यहाँ तो मुझे डायरेक्टली ऐसा कोई उसका वो दिखा नहीं है। हो सकता है कि जब हम मिसलेनियस की बात करें, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें या कोई ऐसे अचीवमेंट की, वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है उसका यूज हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है यार। वो 700-800 पेज पढ़ के आउटकम बहुत कम आता है। ओके सर, थैंक यू सर। जी। एनी अदर क्वेरी? चलिए, थैंक यू देन। मतलब अभी एक वो जो ग्रुप पे हमने डाला है कि आपको नेक्स्ट किस चीज का एनालिसिस चाहिए, प्लीज एक बार उसको वोट कर दीजिए। और अकॉर्डिंगली अभी साइंस कुछ चल रहा है तो शायद साइंस टेक का ही करना पड़ेगा, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप, पढ़िए और जो आगे हमसे हेल्प हो सकेगी उसको हम करेंगे। बाय बाय।